इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के हवाले से जी बिजनेस ने खुलासा किया है कि 1 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेडर और अनजान निवेशक इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एनएससी बीएससी के 1,21,000 ट्रेडर्स ने इनकम का खुलासा नहीं किया है। खास बात यह है कि बड़े टर्नओवर के बावजूद 1,273 कंपनियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, जबकि बड़े टर्नओवर के बावजूद 1,17,206 इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया। इतना ही नहीं, 7,000 बड़े ट्रेडर्स ने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जीरो दिखाई है। शेयर बाजार में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को लेकर जी बिजनेस के खुलासे पर इनकम टैक्स विभाग के एक पूर्व अधिकारी डीएस सक्सेना ने भी मुहर लगा दी है। जी बिजनेस के कार्यक्रम में डीएस सक्सेना ने कहा कि यूपी के एक गांव से भी 20,000 करोड़ रुपए का ऐसा ही ट्रेड हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच के लिए आईटी विभाग ने नई रिस्क मैनेजमेंट यूनिट खोली है। उन्होंने कहा कि एनसीडीईएक्स की जांच में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिस तरह की मैल प्रैक्टिसेस आप एनएससी और बीएससी में बता रहे हैं, ऐसी ही मैल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एनसीडीएक्स में भी नोटिस की गई हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो जितनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे उतनी ट्रेडिंग कर रहे थे और ऐसा लगता है कि कोई उनके नाम पे ट्रेडिंग कर रहा है। उधर ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने पी नोट्स पर सेबी से जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ब्लैक मनी की पड़ताल के लिए सेबी से ये जानकारी मांगी है। एसआईटी ने सेबी से पी नोट्स के जरिए निवेश करने वालों की पूरी लिस्ट मांगी है। एसआईटी ने शेयर बाजार और डेट बाजार सभी की जानकारी मांगी है। सेबी सूत्रों के मुताबिक कुछ हफ्तों में पूरा डेटा तैयार होगा। एसआईटी को आशंका है कि पी नोट्स के जरिए भारतीयों का ब्लैक मनी सिस्टम में आया है। टैक्स चोरों के खिलाफ सरकार दिवाली बाद शिकंजा कसेगी। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने 12,000 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 2,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सबूत जुटा लिए गए हैं। दिवाली बाद सरकार इन लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। वीडीआईएस के तहत 65,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ था। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी के पी नोट्स पर सेबी से जानकारी मांगने की खबर के बाद बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार गिरावट रही। आज निफ्टी ने 8,600 के अहम लेवल को भी तोड़ दिया। सेंसेक्स 439 अंक और निफ्टी 135 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएससी के आईटी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बाजार के साथ साथ आज रुपए में भी कमजोरी रही। सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे की कमजोरी के साथ 66 रुपए 83 पैसे पर खुला, लेकिन बंद होने तक रुपए में और कमजोरी बढ़ गई और ये 40 पैसे कमजोर होकर 66 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में तारीख पर फैसला लिया गया। संसद की विंटर सेशन 16 नवंबर से शुरू होगी और 16 दिसंबर तक चलेगी। दरअसल सरकार की कोशिश 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू कराने की है। ऐसे में सरकार विंटर सेशन में जीएसटी बिल को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार ने नई एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल की कीमतों में कमी आएगी। नई पॉलिसी को मंजूरी से एथेनॉल की कीमत प्रोडक्शन लागत के आधार पर तय होगी, जिसके बाद एथेनॉल के दाम 42 रुपए प्रति लीटर से घटकर 39 रुपए रह जाएंगे। पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए नई कीमतें दिसंबर 2016 से नवंबर 2017 के बीच के लिए तय की गई हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों को अब पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की भी जरूरी कर दी गई। व्यावसायिक निर्णय प्राइस मैकेनिज्म धीरे धीरे मार्केट ड्रिवेन ही होनी चाहिए। कोई भी
प्राइस देश में आवश्यकता और पूर्ति और व्यावसायिक मूल्य ये विषय बाजार ही तय करे। ये जो नया प्राइस फॉर्मूला आई है ये उसी के आधार पे है। 39 प्लस एक्साइज ड्यूटी और वैट और जो आने वाले दिनों में जीएसटी आ जाएगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन जो एथेनॉल प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा वो कंपनियां दे देगी। नई एथेनॉल पॉलिसी के अलावा कैबिनेट में कई और अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने आज जम्मू में अस्थायी परिसर में IIM खोलने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। अस्थायी परिसर में 2016 से 2020 तक परियोजना की लागत 61.90 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्वी राज्यों में 1955 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। साथ ही रूस से ट्रेड विस्तार और हंगरी से वाटर मैनेजमेंट करार को भी मंजूरी दी गई है। रिटेल महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और ये 5% के नीचे आ गई है। सितंबर में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% पर आ गई है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर 5.05% रही थी। लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ने बेतुका फरमान जारी किया है। इंडिगो ने फैसला किया है कि उसकी फ्लाइट्स की पहली 4 रोज की सीटों पर 12 साल से कम उम्र के बच्चे सफर नहीं कर सकेंगे। इंडिगो ने 1 से 4 और 11 से 14 रो की सीटों को क्वाइट जोन बना दिया है। इंडिगो की दलील है कि आगे वाली सीटों पर बिजनेस क्लास ट्रेवलर्स सफर करते हैं जो फ्लाइट में सफर के दौरान अपना काम भी करते हैं। उन्होंने बच्चों के शोर शराबे से दिक्कत ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब आप भारत में रहकर ही यूएस की चर्चित ब्लैक फ्राइडे सेल का फायदा उठा पाएंगे। अमेज़न इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेज़न ग्लोबल लॉन्च किया है, जिससे भारतीय ग्राहक यूएस में मिलने वाले ब्रांड्स भी खरीद पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप 12 कैटेगरी में मौजूद करीब 40 लाख प्रोडक्ट की शॉपिंग कर पाएंगे। अमेज़न ग्लोबल के जरिए आप इन चीजों की खरीदारी भारतीय करेंसी यानी रुपए में कर सकते हैं। चेक आउट के समय पर वेबसाइट पर आपको शिपिंग कॉस्ट के साथ प्रोडक्ट की कुल कीमत बता दी जाएगी। फ्लिपकार्ट ने गूगल के पिक्सल और पिक्सल एक्सेल स्मार्टफोन के लिए प्री ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन की डिलीवरी 24 अक्टूबर से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट पिक्सल स्मार्टफोन्स के खरीदारों को ढेर सारे ऑफर्स भी दे रहा है और गूगल ने कुछ दिन पहले ही सैन फ्रांसिस्को में पिक्सल और पिक्सल एक्सेल को लॉन्च किया था। मुथूट एक्जिम ने मोबाइल मुथूट गोल्ड पॉइंट योजना शुरू की है। इसके तहत मुथूट की मोबाइल वैन आपके घर आकर सोना खरीदेगी। आपको मुथूट को सिर्फ एक फोन कॉल करनी होगी और मोबाइल वैन आपके घर सोना खरीदने पहुंच जाएगी। 20,000 रुपए से ज्यादा का सोना बेचने पर पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यानी आप सुरक्षित तरीके से घर बैठे सोना बेच पाएंगे। मुथूट का कहना है कि इससे सोने का बेहतर इस्तेमाल होगा और लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। स्मार्ट सिटी में घर खरीदने का सपना आपको महंगा पड़ सकता है। सरकार ने स्मार्ट शहरों में वैल्यू कैप्चर्ड फाइनेंस से जुड़ी पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके जरिए सरकार इन शहरों से अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी, लेकिन इससे आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। VCF से जुड़ी पॉलिसी को लेकर सरकार ने राज्यों और स्मार्ट शहरों की लोकल बॉडीज को भी चिट्ठी लिख दी है। सरकार स्मार्ट शहरों के रेवेन्यू मॉडल से जुड़े कई विकल्पों पर विचार कर रही थी। TCS के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,317 करोड़ से बढ़कर 6,590 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 29,305 करोड़ से घटकर 29,284 करोड़ रुपए रही। BFSI आय भी 11,835 करोड़ से घटकर 11,821 करोड़ हो गई है। वहीं EBIT 7,347 करोड़ से बढ़कर 7,617 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBIT मार्जिन 25.10% से बढ़कर 26% हो गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ चल रही पॉपुलिस्ट मुहिम का वर्ल्ड इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। मुंबई में ब्रिक्स देशों के एक सेमिनार में वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि कुछ विकसित देश प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विकासशील देश भी ऐसा करने लगे तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में ब्रिक्स देशों की बड़ी भूमिका है। मुंबई में ब्रिक्स सेमिनार में पटेल ने कहा कि ब्रेक्जिट, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव और यूरोप में राजनीतिक अनिश्चितताएं ब्रिक्स के लिए बड़ी चुनौती है। उर्जित पटेल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों को कारोबार के नियम आसान बनाने होंगे। Times when both trade and industry are stalling and extreme bouts of turbulence periodically roil global financial markets with real economy spillovers, the BRICS nations offer to the world a vast pool of investment opportunities in terms of sectors, companies, and people with high personal income growth potential. ब्रिक्स देशों के बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट केवी कामत ने कहा कि सदस्य देशों के लिए डॉलर में लोन लेना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंक ने हाल ही में चीन के लिए चीनी करेंसी में बॉन्ड जारी किया है और जल्द ही रुपए में भी बॉन्ड जारी करने की योजना है। Our next issue that we will look at the New Development Bank is most likely going to be a rupee bond issue. It will be a bond issue again, most likely in an offshore market, and we are very sure that confident that we should be able to price it at a rate which is attractive enough for the government of India to borrow. सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि ब्रिक्स देशों को आपस में फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में काफी काम हुआ है और वो अपना अनुभव ब्रिक्स देशों के साथ बांट रहा है। Like to say that so far as the foreign portfolio investments are concerned, a lot has happened in the last 3 years. And we have a completely new set of foreign portfolio investor regulations. पंद्रह अक्टूबर से शुरू हो रहे ब्रिक्स समिट के लिए गोवा पूरी तरह तैयार है। 2 दिन चलने वाली इस समिट में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के हेड्स ऑफ स्टेट्स शामिल होंगे। समिट में सभी की नजरें पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात पर टिकी होंगी। पाकिस्तान के साथ भारत हाल के विवादों को देखते हुए मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से भी होनी है, जिस पर सभी की निगाहें होंगी। इसमें मसूद अजहर जैसे आतंकी के खिलाफ कार्रवाई और एनएसजी में भारत की सदस्यता का मामला भी उठाया जाएगा। यही नहीं, भारत ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने की खबरों पर भी चीन से बातचीत कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत की इन मसलों पर चीन को मनाने की पुरजोर कोशिश होगी। आतंकी हाफिज सईद अब पाकिस्तान के सांसदों पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। हाफिज सईद ने सांसदों पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कश्मीर में इनकी कोई सियासत नहीं चल रही। उसने कहा कि असली रुकावट यही है जिन्हें आप लोगों ने वोट देकर भेजा है। आतंकवादियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार किसी तरह की जानकारी शेयर करने के मूड में नहीं है। सरकार ने डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की कल होने वाली बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित किसी तरह की जानकारी शेयर नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि पहले मीटिंग के एजेंडे में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ब्रीफिंग को शामिल किया गया था। देश के बड़े हवाई अड्डों पर आतंकी खतरे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में अशोक गजपति राजू,
जयंत सिन्हा, किरण रिजिजू, डीजी CISF, IB चीफ, गृह सचिव और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी मौजूद रहे। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी संगठन ड्रोन से एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा पुख्ता करने पर विचार किया गया। जेएनयू में पीएम मोदी का पुतला फूके जाने पर विवाद हो गया है। जेएनयू में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने कुछ छात्रों ने विजयदशमी के मौके पर रावण की जगह पीएम का पुतला फूका। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। विवाद केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़े 88 लोगों की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से शुरू हुआ। चिट्ठी में इन लोगों ने आतंकी बुरहान वानी की मौत को जुडिशियल किलिंग बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए सही नहीं है। इस देश में बहुत सारे कल्चर हैं जिनकी इज्जत की जानी चाहिए। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। AIMIM के नेता ओवैसी ने कहा कि सरकार धर्म के मामले में दखल नहीं दे। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने का विरोध करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की विविधता को खत्म कर देगा। वहीं ट्रिपल तलाक मुद्दे पर महिला संगठनों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की जकिया सोमन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ठेकेदारी खत्म होने का डर सता रहा है। जकिया ने आरोप लगाया कि पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे लोग मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। कच्छ से गुजरात ATS ने ISI के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अलाना और सुमरा नाम के 2 ISI के जासूस कच्छ से पकड़े गए हैं। जासूसों के घर से कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल भोपाल पीएम मोदी जाएंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी भोपाल में कल शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। केरल बंद के दौरान आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कन्नूर में कल बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने कल बंद बुलाया था। चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता के जल्द स्वस्थ होने को लेकर दुआओं का दौर जारी है। आज सीएम जयललिता के समर्थकों ने अस्पताल के बाहर यज्ञ किया और जरूरतमंदों को खाना भी बांटा। चेन्नई के अपोलो अस्पताल, जिसमें सीएम जयललिता का इलाज चल रहा है, इसके बाहर आज एक ऑटो वाले की गजब दरियादिली दिखी। मुख्यमंत्री जयललिता के समर्थक इस ऑटो ड्राइवर ने करीब 19,000 रुपए कीमत की करीब 1500 नारियल लोगों में मुफ्त बांट दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले में जवाब देने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया है। चुनाव आयोग ने इन विधायकों को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कहा कि सभी विधायक 17 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करें, नहीं तो उनकी बात सुने बिना कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इटारसी में गैंगरेप पीड़िता 11 साल की बच्ची ने खुद को आग लगा ली। बच्ची को गंभीर हालत में इटारसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 महीने पहले बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पंचायत ने अवैध संबंधों के शक में महिला के बाल कटवा दिए। अवैध संबंधों के शक में इस महिला पर ज्यादती भी की गई। यूपी के गोरखपुर की जेल में तलाशी अभियान से नाराज कैदियों ने जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिस वाले घायल हो गए।
यूपी के बागपत में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में जमकर मारपीट हुई। खुलेआम बदमाशों ने लाइसेंसी हथियार निकाले और वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रभारी चंद्र प्रकाश शर्मा को हटा दिया गया है। चंद्र प्रकाश पर मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराने का आरोप। पंजाब में 3 साल से ज्यादा काम कर चुके अस्थायी कर्मचारियों के लिए पंजाब सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला लिया है। मराठा आरक्षण मामले में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की और मोहलत मिल गई है। आज हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर हलफनामा पेश नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कानपुर की एक महिला लता देवी दिवाकर ने नई मिसाल पेश की है। लता देवी दिवाकर ने घर में टॉयलेट बनवाने के लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया। वाराणसी के औरंगाबाद चौराहे पर पागल हुए हाथी ने जमकर तांडव मचाया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भूखमरी कुपोषण पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारत अब भी काफी निचले पायदान पर बरकरार है। 118 देशों की रैंकिंग में भारत 97वें नंबर पर है। इंडेक्स में नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने मौजूदा सरकार पर शहर के विकास कार्यों में अनदेखी और उन्हें पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। थाईलैंड में 70 सालों तक शासन करने वाले राजा भूमिबोल अदुल्यदेज का आज अस्पताल में निधन हो गया। अदुल्यदेज 88 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। अमेरिकी गीतकार बॉब डिलन को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पहली बार किसी गीतकार को साहित्य का नोबेल दिया गया है।